So students, hello and welcome to the class of health and physical education. And we are doing our chapter 2, which is about the understanding health. And so far we have discussed the several kind of dimensions of health. And then we have discussed the health needs of the children and health needs of the differential able persons and health needs of the adolescents. So now it's time to understand the addressing the health needs of children and what are the roles of some institutions, some teachers and the adolescent colleagues to just emphasize on the health needs. So let's start. Institutions, teachers and reviewers plays an important role in addressing the health needs of children. These are discussed below. अब हम ये देखेंगे, हम पढ़ेंगे या फिर समझेंगे कि टीचर्स, रिव्यूअर्स, इंस्टीट्यूशंस कैसे किसी भी हेल्थ नीड्स को पूरा करते हैं या इफेक्ट डालते हैं किसी भी चिल्ड्रन के. So first of all, here is mentioned role of schools. Schools plays a vital role in promoting the health and safety of young people and helping them to establish lifelong healthy behaviors. जी बिल्कुल, देखिए जो अभी ये जो आप एडolescents हैं, आप 11th-12th क्लास में हैं या जब तक भी आप किसी एक इंस्टीट्यूशन से जुड़े हुए रहते हैं, इंस्टीट्यूशंस आपकी जो भी एक्टिविटी कराता है, जो भी आपसे कहता है वो शायद आप मानते हैं और उसको मानने के लिए आप सपोज किया जाता है कि आप उसको मानेंगे, ठीक है? तो स्कूल्स जो भी आपको कहती है या कहलवाती है या आपसे काम करवाती है, वो आप उसको फॉलो करते हैं. तो इसलिए स्कूल का हेल्थ प्रमोशंस में बहुत वाइटल रोल है. अगर स्कूल कुछ अच्छे कदम उठाती है तो आप उसको करेंगे और अगर आप इसको करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका कहीं ना कहीं हेल्थ नीड जो है वो कंप्लीट होती रहेगी और हेल्थ इश्यूज को भी हम कम कर सकते हैं. It is easier and more effective to develop healthy behaviors during childhood than trying to change unhealthy behaviors during adulthood. Yes, this is very important point here. कि अगर हम चाइल्डहुड में ही एक अच्छा सा हेल्दी बिहेवियर स्टूडेंट्स का रख देंगे या बच्चों का रख देंगे तो अडल्टहुड में उनको प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है? और मान लीजिए अडल्टहुड में भी वो प्रॉब्लम्स बिहेवियर में करते हैं तो उनको सुधारा जा सकता है स्कूल लेवल पे, कॉलेज लेवल पे या इंस्टीट्यूशन लेवल पर, ठीक है? Many health risk behaviors are often established during childhood or adolescence and continued into adulthood. तो बहुत सारे हेल्थ रिस्क इश्यूज हैं जो कि चाइल्डहुड में डेवलप होते हैं, एडolescence में डेवलप होते हैं और वो कब तक चलते रहते हैं? अडल्टहुड में. जब आप बड़े हो जाते हैं तब तक वो चाइल्ड इश्यूज जो भी है, अनहेल्दी इश्यूज है, वो आपको फॉलो करते रहते हैं. The following are the leading causes of disease, death, disability and social problems. कुछ यहाँ पर हमारे हमको पॉइंट दे रखे हैं जो हमारी बीमारियों का कारण बनता है, डेथ का कारण भी बन सकता है, हमारी कोई डिसेबिलिटीज हैं, सोशल प्रॉब्लम्स हैं, उनका भी कारण बनता है. इनएडिक्वेट फिजिकल एक्टिविटी, यस दिस इज द मेन, मतलब सबसे ज्यादा मेन प्रॉब्लम यही है. अनहेल्दी डाइट, बिल्कुल. सब्सटेंस मिसयूज, टोबैको, अल्कोहल एंड अदर ड्रग यूज, ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. स्ट्रेस यानी चिंता, तनाव, किसी चीज का स्ट्रेस लेना. बिहेवियर्स दैट कंट्रीब्यूट टू अनइंटेंशनल इंजरी एंड वायलेंस, ऐसा कोई भी बिहेवियर जो हमारे इंटेंशंस तो नहीं थी लेकिन इंजरी हो जाती है या वायलेंस हो जाता है, हमारे घर के आसपास वायलेंस होता है, हिंसा होती है, तो वो भी हमारे सोशल प्रॉब्लम्स के अंडर में आता है और जो कि हमारे हेल्थ नीड्स को कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है. Risky behaviors that can result in HIV infection, other sexually transmitted infection and unintended pregnancy. तो ये सब कुछ जो प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पर मेंशन की गई है. आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा. अब हम बात करेंगे रोल ऑफ टीचर्स, यानी टीचर्स का क्या रोल होता है आपकी हेल्थ एजुकेशन के लिए. टीचर्स हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले ड्यूरिंग द पीरियड स्पेंट इन स्कूल्स, ठीक है? आप जब स्कूल में रहते हैं तो आप टोटली डिपेंड होते हैं टीचर्स के ऊपर, आप टीचर्स की बात मानते हैं, आप टीचर से इन्फ्लुएंस होते हैं, तो टीचर्स का भी एक अच्छा खासा रोल होता है आपके हेल्थ पे. They need to understand and address the diverse needs of their students through innovative teaching methods, counseling and referral to specialists wherever required. यहाँ पर ये बोला गया है कि टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है कि अपने स्टूडेंट्स को समझे, उनके स्ट्रेस को समझे, उनके इमोशंस को समझे, थॉट्स को समझे और अगर नीड पड़े तो उनकी काउंसलिंग करें और अगर बहुत ज्यादा नीड पड़ती है तो किसी एक स्पेशलिस्ट को बुलाकर उनकी काउंसलिंग करवाई जा सकती है. किनकी? स्टूडेंट्स की. They need to work closely with the parents and the community on sensitive issues and the emerging challenges being faced by the children. टीचर्स का ये रोल होता है कि उन्हें कहीं ना कहीं पेरेंट्स के साथ सामंजस्य यानी कि कम्युनिटी या फिर एक क्लोजली वर्क करते रहना चाहिए, ठीक है? ताकि पेरेंट्स से फीडबैक आता रहे और बच्चों की जो भी सोशल इश्यूज हैं, सेंसिटिव इश्यूज हैं, उनको रिजॉल्व किया जा सके. The teacher can plan various need-based health promotion programs for the empowerment of children, such as engaging in games and sports,
physical activities, curricular and extracurricular activities, nutrition education programs, and preventive measures for substance misuses. So these are some kind of program that can a teacher promote in their class wise or school wise. Okay, so this is how we have understood what are the role of teachers, and now it's time to understand role of adolescent friendly health services. बिल्कुल, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक इसलिए है क्योंकि जो हम चाइल्डहुड में होते हैं या अडल्टहुड की तरफ बढ़ रहे होते हैं, तो हमारा सबसे मेन कंसर्न क्या रहता है कि हमारा एक ग्रुप ऑफ पीपल होता है जिसे हम फ्रेंड्स ग्रुप कहते हैं या जो भी, वो हमारे दिलो दिमाग में बहुत अच्छे से असर करता है, उनसे हम बहुत हाई लेवल पे इन्फ्लुएंस होते हैं। अगर वो कुछ गलत काम करते हैं तो भी उनसे कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस होते हैं, और अगर वो कुछ अच्छी चीजें करते हैं या अच्छी चीजें हमें बताते हैं तो उनसे भी हम इन्फ्लुएंस होते हैं। So the children during adolescence are usually considered a healthy cohort. Healthy cohort का मतलब होता है एक जत्था, एक group of people. They generally do not have any medical problem. They just want to have some more information or knowledge about some of the concerns that may be troubling their mind. ओके, तो यहाँ पर ये बात की जा रही है कि एडल्सेंट फ्रेंडली कोई ग्रुप होता है या बनाया जाता है जो कि हम ऑफनली देखते हैं कि वो ज्यादातर मेडिकल प्रॉब्लम से नहीं जूझते, क्योंकि एडल्सेंस एक ऐसी एज है, एडल्टहुड, जहां पर हम ज्यादा बीमार नहीं होते। हमारे जो शरीर है, हमारा जो बॉडी है, सबसे हाईएस्ट लेवल पे होता है, सबसे ज्यादा एक्टिव होता है। ओके, ऑफन दे डू नॉट get any proper answer for their concerns and get frustrated and feel lost. ठीक है, इस एज पे हमें बीमारियां नहीं होती बहुत ज्यादा। अगर हम किसी जेनेटिक बीमारियों से या किसी सीवियर बीमारी से नहीं जूझ रहे हैं तो हमें ज्यादा बीमारियां नहीं होती, बट हमारे पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस एज में ये आती है कि हमें प्रॉपर आंसर्स नहीं मिलते हमारे कंसर्न्स के, और हम फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं और कहीं ना कहीं अपने आप को अकेला पाते हैं, लॉस्ट पाते हैं। They can easily be misled and hence get into wrong habits and adopt risky behaviors. और इस एज में जब आप फ्रस्ट्रेशन में होते हैं स्टूडेंट्स, अगर आप एडल्सेंट हैं, बिल्कुल आप हैं, तो आप क्या करते हैं, रॉन्ग हैबिट्स की तरफ चलने जाते हैं, और वहां पर आप रिस्की बिहेवियर्स का मतलब है आप ऐसा बिहेवियर अडॉप्ट करते हैं जहां पर आपको रिस्क होता है, ना केवल आपके हेल्थ पे बल्कि आपके मेंटल इश्यूज पे भी और आपके सोशल इश्यूज पे भी वो बिल्कुल रिस्क होता है। Adolescents are often quite reluctant to share many of their problems with parents, family members and teachers. ठीक है, रेलुक्टेंट का मतलब ये होता है कि आप ज्यादा संतुष्ट नहीं होते, असंतुष्ट बोल सकते हैं। आप अपनी प्रॉब्लम्स पेरेंट्स को नहीं बताते, फैमिली मेंबर्स को नहीं बताते या टीचर्स को नहीं बताना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि you feel, or here it has mentioned that they feel scared, ashamed or shy to discuss their problems with them, since they believe that these people will get upset and will not be sensitive to their concern. Yes, this is the main problem of every adolescent in this time, that they feel ashamed or shy. ठीक है, आप शर्माते हो या घबराते हो कि मैं अपनी प्रॉब्लम्स अगर बताऊंगा या बताऊंगी तो हमारे पेरेंट्स, हमारे फैमिली मेंबर्स या टीचर उस तरीके से बिहेव नहीं करेंगे, या वो उस कंसर्न पे उतने सेंसिटिव नहीं होंगे जितने आप उनसे एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। So this is why we need to encourage them to speak about their personal concern to someone whom they trust. ठीक है, तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए कि जिसपे भी आपको ट्रस्ट हो, जिससे आप कह सकते हैं कि हाँ आप अपने दिल की बात रख सकते हैं, अच्छे से आप अपने मन की बात बता सकते हैं, तो आपको उनसे जरूर शेयर करना चाहिए। One of the emerging health needs of the adolescents is accessibility and availability of health services for various health issues. Okay, तो हेल्थ नीड्स को एमर्ज करने के लिए, बढ़ाने के लिए, आप एडल्सेंट्स के लिए हेल्थ सर्विसेज की अवेलेबिलिटी को बढ़ाना चाहिए, हमें एक्सेसिबिलिटीज को बढ़ाना चाहिए ताकि उनको सभी सुविधाएं मिल सके। The healthcare workers can play an important role in making the services adolescent friendly and encouraging them to use the health services more often. तो जो हेल्थ केयर वर्कर्स होते हैं वो इसमें अच्छा खासा रोल निभा सकते हैं, आपको एक एडल्सेंट फ्रेंडली वातावरण देके, जहां पर आप अपने आप को एनकरेज कर सकते हो, जहां पर आप अपने हेल्थ सर्विसेज के बारे में बात कर सकते हो, एक्सेट्रा। Okay, these centers are being established by the government in the form of adolescent friendly health clinics, and the adolescents feel shy and are reluctant to use health services. Some of the reasons are lack of privacy or confidentiality, lack of patience and sensitivity among the health workers, and also lack of friendly behavior from them. बिल्कुल ये भी होता है कि एडल्सेंट्स ऐसा नहीं है कि केवल फैमिली मेंबर्स या अपने पेरेंट्स से ही घबराते हैं, जबकि जो भी ये फ्रेंडली बिहेवियर्स की कमी होती है या प्राइवेसी आपको नहीं मिलती है, आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी नहीं रहती है, तो आप हेल्थ वर्कर्स को भी हेल्थ क्लिनिक्स में जाके भी आप नहीं बता पाते, क्योंकि आपको डर रहता है कि कहीं ना कहीं आपकी प्राइवेसी में लीक किया जाएगा। ओके, तो ये हमने समझा।
अब हम बात करते हैं रोल ऑफ पीर एजुकेटर और पीर फैसिलिटेटर। पीर का मतलब यही होता है ग्रुप वाइज, ठीक है। Training or providing education to some adolescents who can help, educate, or console other adolescents is emerging as a powerful technique for addressing the health needs of the adolescents. अब क्या किया जा रहा है कि कुछ ऐसे बच्चों को, एक ऐसे ग्रुप ऑफ अडल्सेंट्स को, यानी आप ही के ग्रुप के, आप ही के किशोरावस्था के जो लोग होते हैं 10 to 19 पीपल के, उन्हीं को ट्रेन किया जाता है, उनको एजुकेशन दी जाती है ताकि वो दूसरों की हेल्प कर सके और उनकी काउंसलिंग कर सके। Such adolescents are called as peer group facilitator और peer group educators। तो अब जो हम इनको adolescents का जो ग्रुप बनाते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, peer group facilitator बोलते हैं या peer group educator होता है। होता क्या स्टूडेंट्स इसमें, जैसे कि अगर आपके ही एज के लोग अगर आपको अच्छे से कंसल्ट करेंगे, एजुकेट करेंगे, आपको ट्रेन करेंगे, तो आप उनसे ज्यादा अच्छे से फ्रीली बात कर सकते हैं और आप अपने पेरेंट्स के कंपैरिजन में, फैमिली मेंबर्स के कंपैरिजन में या टीचर्स के कंपैरिजन में उनसे शाइनेस कम करेंगे, ठीक है। Training is given to the children of senior classes to understand and guide to the best of their ability to address the health needs of friends, peers and other children in the community। ठीक है, तो आप सभी को समझ में आ गया होगा कि जो सीनियर क्लासेस के बच्चे हैं या चिल्ड्रन हैं उनको पहले अच्छे से गाइड किया जाता है ताकि वो अपने फ्रेंड्स, अपने जूनियर्स का, अपने पेयर्स का अच्छे से बात समझ पाए और उनकी हेल्थ नीड्स को फुलफिल कर पाए। But at the same time, one should be aware of one's limitations while giving information regarding sensitive issues and problems। लेकिन आपको, अगर आप ट्रेनी हैं तो आपको अच्छे से सुनना चाहिए, और अगर आप ट्रेनर हैं तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि सेंसिटिव इश्यूज और सेंसिटिव प्रॉब्लम्स के बारे में आपको काफी केयरफुल रहना होगा। Refer them to teachers or adolescents friendly services of for appropriate support। As peer facilitator, one can help the teacher in organizing various activities related to adolescents issues and concerns। तो इनका मतलब ये नहीं है कि आप केवल डोमिनेट करेंगे, आप अपने टीचर्स की हेल्प लेंगे और टीचर्स की गाइडेंस में ही वर्क करेंगे, ओके। तो एक पीयर ग्रुप, मान लीजिए आपको एजुकेटर बनना है या फैसिलिटेटर बनना है, तो आप में क्या क्या चीजें होनी चाहिए। सबसे पहली बात है, आपको एक अच्छा गुड लिसनर बनना होगा। हैव नॉलेज अबाउट वेरियस हेल्थ इश्यूज ऑफ द चिल्ड्रन ड्यूरिंग एडोलेसेंस एज। आपको उनकी हेल्थ इश्यूज के बारे में जानकारी नहीं बल्कि अच्छी जानकारी होनी चाहिए, बहुत वाइडली जानकारी होनी चाहिए। आप फ्रेंडली होने चाहिए, इन्फ्लुएंशियल होने चाहिए। इन्फ्लुएंशियल का मतलब है आपकी बातों को लोग सुने, ना केवल सुने बल्कि उनको माने। एंड एक्सेप्टेबल टू एडोलेसेंट चिल्ड्रन। बी ट्रस्टेड एंड ट्रूथफुल। आप सच बोलने वाले जरूर होने चाहिए, तो ताकि आपसे लोग एग्जाम्पल हो सके और आप एक रोल मॉडल की तरह उनके लिए रहे। यूज क्रिएटिव एंड इनोवेटिव अप्रोच व्हाइल डीलिंग विद प्रॉब्लम्स। ऐसा नहीं है कि आप वही कन्वेंशनल मेथड उठाएं जो बच्चों को बोरिंग लगता है या जो उनको सुनने में पसंद नहीं है। आपको कुछ क्रिएटिव होना पड़ेगा, कुछ इनोवेटिव अप्रोचेस लगानी पड़ेगी। बी नॉन जजमेंटल। आपको किसी को जज नहीं करना होता है। अगर आप इसमें किसी को जज करने लग जाएंगे, किसी को नेगेटिव या पॉजिटिव मतलब नेगेटिव सलाह देंगे, तो वो गलत चीज होगी। आपको नॉन जजमेंटल बिहेवियर को अप्रोच करना होगा। प्रैक्टिस कॉन्फिडेंशियलिटी। आपको अगर किसी ने अपनी बात बताई है, सीक्रेट बात बताई है, तो आपको उनकी कॉन्फिडेंशियल बातों को आराम से उनको सीक्रेट ही रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हर जगह आप उनको बताएं, ठीक है। बी ए गुड रोल मॉडल इन द स्कूल एंड द सोसाइटी। यानी कि आपको सोसाइटी में एक अच्छा मॉडल बनना चाहिए, रोल मॉडल बनना चाहिए, ताकि लोग आपको देख के इन्फ्लुएंस हो। अब हम बात करते हैं लाइफस्टाइल एंड वेलनेस। हमारी लाइफस्टाइल क्या होना चाहिए और हम कैसे अच्छा दिखते हैं, या हमारे अंदर क्या क्या अच्छाइयाँ होनी चाहिए, है ना। तो एवरीवन वांट्स टू लुक गुड एंड हेल्दी। मेंटेनिंग अ हेल्दी लाइफस्टाइल रिक्वायर्स कमिटमेंट, ओके। अगर आपको हेल्दी लाइफस्टाइल अगर रखनी है तो आपको एक कमिटमेंट, एक दृढ़ निश्चय, जिसे हिंदी में बोलते हैं, वो चाहिए होगी। ऐसा नहीं कि 4 दिन का जोश हुआ, फिर 5वें दिन से फिर आपने वही चिप्स, बर्गर, पिज्जा खाने स्टार्ट कर दिए और फिर आपने जिम छोड़ दी, कह दिया कोई नहीं, हमारी तो बन गई शरीर, है ना। तो स्ट्रॉन्ग डिजायर, डेडिकेशन एंड मोटिवेशन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन अकम्प्लिश अ हेल्दी लाइफस्टाइल। We all make New Year's resolution and set our goal to change something in a more meaningful manner in our life. Yes, everyone do it, and the new year is coming up, students. So I think all of you will just take a resolution and set your goal. But it is interesting to see that how many of you will follow the that goal or that resolution throughout the year. This is the very main thing. Okay, तो हमें सबसे बात पहली ये होनी चाहिए कि हमारा डेडिकेशन है, जो मोटिवेशन है, वो ड्यूरेबल हो। ऐसा नहीं है कि बस 10-15 दिन हमने उसको फॉलो किया और उसके बाद फिर हम उसको भूल गए। One aspect which most of us think to modify in our life relates to our body weight.
फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ और आवर पर्सनैलिटी। सबसे पहली बात या सबसे ज्यादा बात जो हम सोचते हैं अपने बारे में वो होता है हमारी बॉडी वेट के बारे में, फिजिकल मेंटल हेल्थ के बारे में और हमारी पर्सनैलिटी के बारे में। Many are able to stick to this goal, but many of us fail also. It is difficult but not impossible to make changes in lifestyle, especially with regards to engaging in regular physical activities or games. बिल्कुल ये हार्ड तो होता है बट इम्पॉसिबल नहीं होता अगर आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करना चाहते हैं, आप उसमें एंगेज रहना चाहते हैं। With respect to our health, how do we sustain such goals is the most difficult question. बिल्कुल, sustainability is the most difficult question which we have to answer while keeping our health activities. We need to work out many strategies to motivate us to continue keeping health goals in sight. ठीक है, हेल्थ गोल्स को बनाए रखने के लिए, उनको अच्छे से रेगुलर रखने के लिए हमें स्ट्रेटेजीज बनानी पड़ती है, कुछ प्लानिंग करनी पड़ती है, तब जाके हम इसको फॉलो अच्छे से कर सकते हैं या कर पाते हैं। So being regular with physical activities, games or sports that you wish to play, or restricting eating junk food on a weekly basis or on most of the days is the key to maintain good physical and mental health. बिल्कुल, अगर आप जंक फूड को खाना बंद कर देते हैं या फिर अगर आप अपने बाहर जाने लग जाते हैं, फिजिकल एक्टिविटीज करते हैं, गेम्स खेलते हैं, तो ये सब सबसे पहले स्टेप्स होते हैं जो आपको वेलनेस की तरफ या लाइफस्टाइल को अच्छे करने की तरफ ले जाते हैं। अब हम बात करेंगे हेल्दी लाइफस्टाइल एंड हेल्थ गोल्स। A healthy lifestyle does not become part of our life in an instant. ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हेल्दी लाइफस्टाइल आपको तुरंत आपको अपना लेंगे आप और आप उसके साथ फेमिलियर हो जाएंगे, ऐसा नहीं है, काफी डिफिकल्ट भी होता है इसको फॉलो करना। ठीक है, इट इज अ सीरीज ऑफ चॉइसेस वी मेक एवरी डे कंसाइजली एंड कंटिन्यूअसली. Initially, the changes of opting a healthy lifestyle and undertaking wellness activities are difficult, but if we persist, यानी कि अगर हम इसको कैरी ऑन करते हैं, it becomes a part of our new healthy behavior. अगर आप जानबूझकर और लगातार अगर काम करेंगे, किसी चीज में इंटरेस्ट दिखाएंगे, तो जी हाँ बिल्कुल वो आपका कहीं ना कहीं हैबिट बन जाएगा और आप उससे फेमिलियर हो जाएंगे. So don't worry about that. Therefore, it is important that healthy lifestyle activities are adapted as a part of our life from early childhood and adolescent period life. जी हाँ, इसीलिए तो हमको बताया गया है या समझाया जा रहा है कि अगर आप ये जो हेल्दी लाइफस्टाइल है अडल्सेंट या चाइल्डहुड से अगर आप अपना लेते हैं, तो आपको जब अडल्टहुड में आते हैं तो आपको इसको मतलब अडॉप्ट करने में बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज का सामना नहीं करना पड़ता. This helps to prevent or reverse the adverse effect of lifestyle disorder such as overeating habits and physical inactivity. इससे आप किस चीज से बच सकते हैं, जैसे कि पुअर जो भी आप गलत चीज खाते हैं, जंक फूड है या आपकी जो फिजिकल इनएक्टिविटीज है, आप इससे बच सकते हैं. In order to maintain health goals, we can try the following strategies. अगर आपको अपनी स्ट्रेटेजीज बनानी है अच्छा हेल्थ रखने के लिए, अच्छे हेल्थ गोल सेट करने के लिए, तो आप ये कुछ जो हमारी बुक ने सजेस्ट किए हैं, इन स्ट्रेटेजीज को भी अपना सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं. So there is first one is set positive health goals. पॉजिटिव हेल्थ गोल्स रखिए, ऐसे हेल्थ गोल्स रखिए जिसको आप आसानी से अचीव कर सकते हैं या जिसके तरफ आप अच्छे से बढ़ सकते हैं. Having positive health goals keep us motivated to follow goals with energy and enthusiasm. For example, a student may decide I will skip dinner daily. ठीक है, तो अगर आप डिसाइड करते हैं कि मैं रोज का डिनर स्किप करूंगा, सो दिस इज अ डिटर्मिनेशन विद अ नेगेटिव माइंड. ये नेगेटिव माइंड में जाएगा. दिस टाइप ऑफ गोल डज नॉट ट्रेन आवर माइंड फॉर हेल्थी लाइफस्टाइल. तो ये नेगेटिविटी की तरफ लेके जाएगा और आपका माइंड इसके लिए राजी नहीं होगा और इससे इफेक्ट ये पड़ेगा कि आप अपना जो हेल्दी लाइफस्टाइल का गोल रख के चल रहे थे, वो आप उसको अच्छे तरीके से पॉजिटिव माइंडसेट के साथ फॉलो नहीं कर सकते. इसके बजाय आप ये कर सकते हैं कि मैं स्किप नहीं करूंगा, मैं हेल्दी फूड खाऊंगा, मैं टबैको यूज नहीं करूंगा, आई विल नॉट यूज द अल्कोहलिक प्रोडक्ट्स. सो दिस विल लीड्स यू टू द पॉजिटिविटी माइंडसेट एंड दैट विल हेल्प यू टू डिटर्मिनेशन. ओके, सो सेट योर पॉजिटिव हेल्थ गोल्स इंस्टेड ऑफ सेटिंग इट नेगेटिव. Set realistic goals. Okay, this is the very interesting point. You have to set the realistic goals. Don't just go to beyond your imagination or beyond your health needs. Okay, so you would agree that many times we set healthy goals but fail to achieve them. बिल्कुल ये होता होगा, आप सभी के साथ भी होता होगा. For example, we may decide to exercise at least 5 days a week, but we have not been able to do so for about 2 weeks now. अगर आपने देखिए एग्जांपल यहाँ दे रखा है कि कई बार हम ऐसा कहते हैं कि हम वीक में 5 दिन बहुत जोर शोर से एक्सरसाइज करेंगे, लेकिन उसका नतीजा क्या निकलता है, 2 वीक आप करते हो, उसके बाद आप हार मान लेते हैं.
gradually we lost track of our goal and we feel that now it's difficult to exercise. फिर हम थक जाते हैं और हमारे अंदर नेगेटिविटी आ जाती है कि अरे बाप रे, तो बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है. We slip into the attitude of either we follow it every day or none. फिर हमें ऐसे एटीट्यूड में जाता है कि यार अगर हम करें तो ठीक है, नहीं करें तो भी ठीक है. This is because we give up as we have not been able to exercise for 5 days due to the lack of time. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम गिव अप इसलिए करते हैं क्योंकि हम एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं 5 दिन. हमने एक ऐसा सेट ही कर रखा है गोल कि हम 5 दिन करेंगे वरना नहीं करेंगे. So in such situation we should not feel guilty of failure. अगर हम उसको अचीव नहीं कर पा रहे हैं तो हमारे अंदर एक नेगेटिविटी हमें नहीं रहनी चाहिए, ना ही हमें अपने आप को एज अ फेलियर गिल्ट करना चाहिए, ठीक है. Rather we should revisit and replan our goals related to regular physical activity or playing games considering the real situation in our life. तो हमारे जो लाइफस्टाइल है, जो हमारा डेली एक्टिविटीज है, उसके हिसाब से हमें अपने प्लान बनाने चाहिए ताकि वो रियलिस्टिक हो, जो हमारे सिचुएशंस को, रियल लाइफ सिचुएशंस को सूट करें. ओके, सो फ्यू टिप्स फॉर मीटिंग हेल्थ गोल्स. कुछ टिप्स यहाँ पर दिए हुए हैं हमारे बुक ने, हमारे सीबीएसई करिकुलम ने, कि आप कुछ टिप्स दिए जा रहे हैं जिससे आप स्मार्टली वर्क कर सकते हैं. देखिए, SMART, स्मार्ट मीन्स स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट एंड टाइम बाउंड. देखिए यहाँ पर कितना अच्छे तरीके से आपको टिप्स दिया गया है कि आपको स्पेसिफिक होना चाहिए कि बिल्कुल मैं जॉगिंग करूंगा. अच्छा, कितना करूंगा? मेजरेबल, कि मैं एटलीस्ट 30 मिनट्स करूंगा, या फिर मैं डेली करूंगा, या फिर एक वीक में 3 से 4 दिन तो 100% करूंगा. फिर A फॉर अचीवेबल, यानी कि अचीवेबल यानी आप अपना आपको देखिए कि आप एक वीक में आप एक सेट ऑफ गोल्स करके रखिए कि आप कितना अचीव कर सकते हैं, उसी हिसाब से अपना प्लानिंग कीजिए. आर फॉर रेलेवेंट, आई विल रिड्यूस माई बॉडी वेट, यानी कि यहाँ पर एक डिटर्मिनेशन लिया गया है कि मैं अपना बॉडी वेट रिड्यूस करूंगा. कोई ले सकता है कि हाँ मैं गेन करूंगा, या फिर मैं इस चीज को जरूर गोल को सेट करूंगा. और टाइम बाउंड, यानी आप अपना स्केड्यूल बना के चलेंगे, एक प्लान बना के चलेंगे, वीकली प्लान, उसको फॉलो करेंगे. तो ये बहुत ही इजिली आप समझ सकते हैं SMART, स्मार्ट. ओके, तो स्मार्टली अगर आप वर्क करेंगे तो बिल्कुल 100% आप बिल्कुल इसको फॉलो कर सकते हैं. यहाँ पर एक हेल्थ गोल है, अभी अपना हेल्थ गोल बनाइए, उसमें इन सब चीजों को मेंशन कीजिए. फिर अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एफर्ट्स फॉर अचीविंग हेल्थ गोल्स एंड इंटरनेशनल लेवल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, SDGs. ठीक है, सस्टेनेबल का मतलब होता है स्टेबल होना, ज्यादा अब आप उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करते. सो द मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स यानी MDG were related to basic development issues. These were target-based, time-bound, and have been among the most successful global goals. तो यहाँ पर ये बात की जा रही है कि एक ऐसे गोल्स होते हैं, कुछ एक ऐसे डिटर्मिनेशंस होते हैं, रेजोल्यूशंस होते हैं जो टारगेट बेस्ड होते हैं या टाइम बाउंड बेस्ड होते हैं, और सबसे ज्यादा सक्सेसफुल गोल माना गया है. Among the list of 8 MDG goals, three were related to health. ये तीन जो है वो हेल्थ से रिलेटेड है. These goals stressed the importance of health challenges at the global level. देखिए क्या है, eradicate extreme poverty and hunger, achieve universal primary education, promote gender equality and empower women, reduce child mortality, improve maternal health, combat HIV, AIDS, malaria and other diseases, ensure environmental sustainability, global partnership for development. So these are some MDG, ठीक है, Millennium Development Goals. The SDGs are also known as Transforming Our World, the 2030 Agenda for Sustainable Development. तो ये कुछ एजेंडा सेट किए गए हैं हेल्थ इश्यूज के लिए, या फिर पूरी दुनिया को बदलने के लिए, ट्रांसफॉर्म करने के लिए इन अ वेरी पॉजिटिव मैनर. So there are 17 global goals having 169 targets. ठीक है, इन्होंने कुछ 169 टारगेट सेट कर रखे हैं. SDGs are also carry forward the unfinished agenda of MDGs for continuity and to sustain the momentum generated. यानी जो MDG में गोल्स नहीं कैरी फॉरवर्ड किए पा रहे हैं या जो कंटिन्यूटी नहीं है, उन्हीं को फॉलो करती है SDG, उससे भी आगे है. These also aim to address the challenges of inclusiveness, equity and urbanization. So these are some kind of movement or the goals that the global is achieving it. Okay, तो इससे क्या है, हमारे अंदर एक संपूर्णता आएगी, स्टेबिलिटी आएगी, और हम कहीं ना कहीं हेल्थ गोल्स को आसानी से अचीव कर सकते हैं. The third SDG, ensure healthy lives and promote well-being for all at stage. ठीक है,
ऑल एट ऑल एजेस, यानी कि कह रहा है कि सभी एजेस के हिसाब से हमें कुछ गोल सेट करने पड़ेंगे और हेल्दी लाइफ को प्रमोट करना पड़ेगा. इज वाइड रेंजिंग एज कंपेयर्ड टू द हेल्थ गोल्स इन द एमडीजीज that were limited to child and maternal mortality, communicable diseases. So I hope that you have to understand this thing, okay, by your own. Now it's time to understand contribution of physical education for promoting health and well-being. यानी कि अगर हम फिजिकल एजुकेशन को कंट्रीब्यूशन के रूप में देखें कि कैसे आप हेल्थ और वेलबींग में उसका कंट्रीब्यूशन मानते हैं. फिजिकल हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ आर इनसेपरेबल. ठीक है, ये बात हमने बहुत सारे दिनों से डिस्कस कर रखी है कि मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ इनसेपरेबल है, ये अलग अलग चीजें नहीं है, ये एक ही चीज है. डेली एक्सरसाइज इज इंपॉर्टेंट फॉर गेनिंग, रिड्यूसिंग और मेंटेनिंग वेट. फिजिकल एक्टिविटीज आर फंडामेंटल फॉर एनर्जी बैलेंस एंड वेट कंट्रोल. ठीक है, तो फिजिकल एक्टिविटीज के बारे में हमें सभी को पता है कि क्या करती हैं. दीज आर इंपॉर्टेंट लाइफस्टाइल रिलेटेड हेल्थ डिटर्मिनेंट्स. Low level of physical activities pose the greatest public health problems in India and many countries around the world. ठीक है, अगर फिजिकल एक्टिविटीज कम होती है या कम की जाती है तो ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, जो ना केवल इंडिया जबकि वर्ल्ड के बहुत सारी कंट्रीज इसको फेस कर रही हैं. Many lifestyle diseases today are because of lack of physical activities. आजकल जो बहुत सारी डिसीजेस हो रही हैं वो हमारी lack of physical activities के कारण भी हो रही है. Physical activities for a longer duration leads to deterioration. Deterioration का मतलब होता है खराब होना. ठीक है, तो हमारा जो एसेंशियल बॉडी फंक्शन है वो खराब हो रहा है, कहीं ना कहीं इफेक्ट हो रहा है, deteriorate हो रहा है. ठीक है, 20-30% increased risk in all cause mortality was seen in people with insufficient physical activity as compared to those who were involved at least 150 minutes of moderate intensity physical activity each week. WHO 2010 के अनुसार कि 20 से 30% रिस्क जो बढ़ रहा है मोर्टेलिटी का, क्योंकि हम फिजिकल एक्टिविटीज नहीं कर रहे हैं. तो ये बहुत ही बड़ा डेटा है, इससे हमें ये सीख मिलती है कि हमें फिजिकल एक्टिविटीज को प्रमोट करना ही होगा. Physical activity leads to maintenance or improvement in the functioning of the organs. It provides essential stimulation for most organs of the human body in order to develop and maintain their structure and functions of life. तो यहाँ पर फिजिकल एक्टिविटीज के बारे में बात की गई है जो हम सभी को पता है. सो ये आप WHO के जो रिकमेंडेशंस हैं ये आप पढ़ेंगे, और 18 to 64 इयर्स के लिए क्या क्या रिकमेंडेशंस हैं ये भी आप अच्छे से पढ़ेंगे. So this is how we have completed our chapter 2, which is about the understanding and health. I hope that you have understood and enjoyed this session very well. Thank you so much.